हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम MP टेंथ वर्ग 3 की साइंस से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को लेकर आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कोशिका एवं कोशिकांग के पार्ट बी को लेके आए हैं। पार्ट ए में हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस किया था। आज पार्ट बी में भी हम कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो ये डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कैसे हैं, NCERT बेस्ड है और वो प्रश्न लिए गए हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र निम्न में से कौन सा होता है? क्रोमोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर केंद्रक? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक को और क्या कहा जाता है? तो केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल, यानी केंद्रक को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। केंद्रक कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। यह कोशिका का महत्वपूर्ण घटक होता है। अब केंद्रक में क्या प्रेजेंट होता है? केंद्रक में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम क्या करता है? इसमें क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से DNA अणु के रूप में अगली संतत कोशिका में जाते हैं। स्तनधारियों के RBC में, स्तनधारी के RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, सिर्फ ऊंट और लामा को छोड़ के। ऊंट और लामा के RBC में केंद्रक पाया जाता है, पर बाकी स्तनधारी के RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक के कितने घटक होते हैं? केंद्रक के 4 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 4। पहला क्या होता है? केंद्रिका, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस केंद्रिका। दूसरा होता है क्रोमैटिन नेट, इन 4 घटकों से मिलकर केंद्रक बना होता है। तीसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और चौथा होता है केंद्रक झिल्ली। अब ये केंद्रक झिल्ली, केंद्रक क्या होता है? ये दोहरी परत वाला कोशिकांग होता है। कैसे होता है? दोहरी परत, यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये है केंद्रक। ये केंद्रक कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ इसमें क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। और ये जो है, ये क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। ये क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये क्या होता है? नहीं, ये नहीं। ये क्या होता है? ये न्यूक्लियर पोर होता है। न्यूक्लियर पोर यानी छिद्र होते हैं। ये न्यूक्लियर पोर का कार्य क्या है? तो इस न्यूक्लियर पोर के कारण ही केंद्रक जो साइटोप्लाज्म में क्रिया चल रही होती है, किसमें? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में जो भी क्रिया चल रही होती है उसको कंट्रोल करता है। जो भी क्रिया चल रही होती है उसको क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है, यानी उसको नियंत्रण करता है। और पेरी न्यूक्लियर स्पेस कितना होता है?
तो दो छिद्रों के बीच में, दो न्यूक्लियर पोर के बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस कितना होता है? 100 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर 500 एंगस्ट्रॉन्ग तक हो सकता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? कोलिकर ने, ऑल्टमैन ने, बेंडा ने या फिर रॉबर्ट हुक ने? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है किसने? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने दिया है। कोलिकर ने क्या किया है? कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। कोलिकर ने क्या किया था? खोजा था माइटोकॉन्ड्रिया को। कब खोजा था? तो 1880 में। कोलिकर ने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। कब खोजी थी? तो 1880 में। अल्टमैन ने क्या किया था? तो अल्टमैन ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया को, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। बायोप्लास्ट कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था? बायोप्लास्ट। अब बायोप्लास्ट कब कहा था? तो बायोप्लास्ट कहा था 1886 में। कब कहा था? 1886 में। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने दिया था। और कोलिकर ने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। कब की थी? 1880 में। और अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। कब कहा था? 1886 में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? अब इसमें ऐसी कौन सा स्टेटमेंट है जो यूकैरियोटिक से कोशिका से मैच नहीं खाता? अब क्या है? न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो क्या यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस व्यवस्थित नहीं होते? क्या यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं होते? तो होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की ये विशेषता है कि इसमें न्यूक्लियस अच्छी तरह से, यानी केंद्रक अच्छी तरह से व्यवस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है कि नहीं होता? तो होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है। अब कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली भी यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। ये यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित नहीं होता। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित नहीं होके क्या होता है? उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट से ही तो भोजन का निर्माण होता है। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट से ही तो भोजन का निर्माण होता है। तो पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित नहीं होता, उपस्थित होता है। बाकी न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक में क्या क्या? लाइसोसोम भी पाया जाता है। लाइसोसोम भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक में राइबोसोम भी पाया जाता है। राइबोसोम भी 80S प्रकार का पाया जाता है। यूकैरियोटिक में गोल्जी बॉडी भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक में गोल्जी बॉडी भी पाए जाते हैं। ये सारे ऑर्गेनल हैं जो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में केंद्रक भी अच्छी तरह से पाया जाता है। केंद्रक भी पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पाई ही जाती है। कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। तो ये सारे ऑर्गेनल हैं, सारे कोशिकांग हैं जो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या है कि पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। यही यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न क्या है, सुसाइडल बैग कहा जाता है, यानी सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है। तो सुसाइडल बैग ईआर को, यानी अंतःप्रदब्बी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, या गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो सुसाइडल बैग कहा जाता है लाइसोसोम को। अब लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के अंदर जो भी बैक्टीरिया या पुराने अंगक हैं तो वो किस में चले जाते हैं, लाइसोसोम में चले जाते हैं। जो भी बैक्टीरिया है या फिर पुराने अंगक हैं या फिर पुराने अंगक हैं तो किस में चले जाते हैं, वो लाइसोसोम में चले जाते हैं। तो लाइसोसोम क्या करता है, उनके छोटे छोटे टुकड़े में करके उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के तोड़कर उसको पचा लेता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है या सुसाइडल बैग कहा जाता है। और लाइसोसोम क्या करता है, तो लाइसोसोम जो भी कोशिका डैमेज हो गई है, मान लो कोई सेल क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, कोई सेल डैमेज हो गई है, कोई कोशिका डैमेज हो गई है या फिर मृत हो गई है, तो वो क्या करता है, वो लाइसोसोम, जो लाइसोसोम होता है इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम फट जाता है और फट के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, यानी ये खुद को मार देता है और खुद को मार के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। किचन ऑफ द सेल यानी कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर, रिक्तिका को, केंद्रक को, गोल्जी बॉडी को, या फिर लवक को, प्लास्टिड को। तो किसे कहा जाता है किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल कहा जाता है किसको, प्लास्टिड को यानी लवक को। अब लवक को क्यों कहा जाता है, क्योंकि लवक में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि पौधों में या पादप में भोजन निर्माण का कार्य करता है। अब लवक होता क्या है, तो ये सेल का सबसे बड़ा कोशिकांग है, ये पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, पौधों में भोजन निर्माण का कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, दोहरी परत युक्त संरचना होती है। ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, इसको बोलते हैं हरित लवक। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें थैलाकोइड के गुच्छे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, थैलाकोइड का बंच पाया जाता है। ये हैं थैलाकोइड जिनके एक गुच्छे जैसी संरचना पाई जाती है। ये क्या भरा होता है, ये जो लिक्विड मटेरियल भरा होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो इसकी एक संरचना को क्या कहा जाता है, एक प्लेट को क्या कहा जाता है, थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। और इस पूरे
बंच को क्या बोला जाता है? तो इस पूरे बंच को बोला जाता है ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। एक ग्रेना में अगर देखा जाए एक पूरे बंच में, यानी एक ग्रेना में कितने थैलाकॉइड होते हैं? तो एक ग्रेना में 20 से 25 थैलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं। कितने? 20 से 25 थैलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लिक्विड मटेरियल भरा होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ये जो भी लिक्विड पदार्थ भरा रहता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और एक ये जो चैनल होता है जो कि दो ग्रेना को आपस में जोड़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। ये होती है क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। अब हमने देख लिया क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये जो लिक्विड मटेरियल भरा होता है इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये एक जो बंच होता है, एक प्लेट को क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड बोला जाता है। और ये जो पूरा बंच होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। एक ग्रेना में कितने थैलाकॉइड होते हैं? तो एक ग्रेना में 20 से 25 थैलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं। एक ग्रेना में कितने थैलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं? तो एक ग्रेना में 20 से 25 थैलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं। और इस बीच में ये जो चैनल का कार्य करता है, जो दो ग्रेना को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। एक थैलाकॉइड में लगभग 250 से 400 पिगमेंट पाए जाते हैं, ग्रीन पिगमेंट। एक थैलाकॉइड में लगभग 250 से 400 पिगमेंट पाए जाते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। तो इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या पादप के लिए भोजन का निर्माण होता है। और क्लोरोप्लास्ट किसके अंतर्गत आता है? प्लास्टिड के अंतर्गत, यानी लवक के अंतर्गत आता है। इसीलिए प्लास्टिड या लवक को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि कोशिका की खोज किसने की और कब की। ये आपको कमेंट में बताना है कि कोशिका की खोज किसने की और कब की। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।